महिला कांस्टेबल होती है जिसके ऊपर जिन आता है, और जिन आता है तो उसको इतना ज्यादा परेशान करता है कि जो महिला है बिल्कुल टूट जाती है। जब वो सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि वो बिल्कुल नग्न पड़ी है। अब ऐसे में उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में उसके सारे बदन से कपड़े कौन उतारा है और कैसे उसके बदन से पूरे कपड़े उतरे हुए हैं। और देखती है तो उसकी पूरी बॉडी में, गर्दन पे, जिस्म पे, हर जगह बिल्कुल निशान पड़े होते हैं। और उसका जो होठ होता है वो इतना ज्यादा फूल जाता है, इतना ज्यादा सूज जाता है कि दर्द से वो उसको कुछ बोला भी नहीं आता है। अब ऐसे में वो जो महिला थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि किसी ने उससे बड़ी बेरहमी से शारीरिक संबंध बनाया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी वगैरह को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर में वो कैसा जिन होता है कि जो सुनने में काफी ज्यादा हर किसी को अजीब लगेगा। और वो महिला इसीलिए किसी को बताती भी नहीं है कि क्या बताती है कि कोई रात में उसको आता है और उसके सारे कपड़े उतारता है और उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाता है। और जब वो सुबह उठती है तो बिल्कुल वो खुद को नग्न पाती है। आप शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घटना को जितना ज्यादा हो सके शेयर किया कीजिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा लोगों में, समाज में जागरूकता लाना है। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बागपत। बागपत में एक लेडीज महिला की ड्यूटी लगती है और जहां वो ड्यूटी कर रही थी वो महिला, वहीं पर एक कांस्टेबल से उसकी मुलाकात होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। सब सुखी संपन्न उसका परिवार चल रहा था। और जो महिला थी उसका नाम था, महिला का नाम रंजू था और उसके पति का नाम वो मोहन था। मोहन और रंजू दोनों जब शादी कर लेते हैं तो काफी ज्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं, एक दूसरे से दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तभी देखते देखते उनके घर में एक और नई खुशियों का जन्म होता है। रंजू को एक बेटा होता है। अब रंजू फिर और परिवार की जिम्मेदारी समझकर अपनी वो ड्यूटी भी बखूबी निभाती और अपनी माँ होने का भी कर्तव्य वो बड़ी बखूबी निभाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं कभी कभी एक बसे बसाए घर के किसकी नजर लग जाती है कि देखते ही देखते घर वो उजड़ जाता है। ऐसे में जो मोहन कांस्टेबल था, ऐसे ही वो पद में एक चोर रहता है जिसके सर पर इनाम की घोषणा रहती है। 1 लाख का इनाम था कि जो भी उस चोर को, बदमाश को पकड़वाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे में जो मोहन था वो पहले से ही फिराक में था और किसी तरह अपने सूत्रों के हवाले से उसे पता चलता है कि वो फला जगह पे वो आदमी है। अब उस बदमाश को वो पकड़वा देता है। पकड़वाने के बाद मोहन को 1 लाख की इनाम की राशि दी जाती है और जो उसकी जो पत्नी थी रंजू, वो पति की बहादुरी पर काफी ज्यादा खुश होती है। रंजू को कहाँ पता था या मोहन को कहाँ पता था कि जो उसकी खुशियां हैं चंद ही दिनों की खुशियां हैं और ये फिर ये मातम में बदलने वाली है। फिर ऐसे ही एक दिन जो मोहन रास्ते में घर से आ रहा था, काफी देर रात हो जाती है, तभी कुछ जो बदमाश है मोहन को गोली मार देते हैं। अब जब ये बात रंजू को पता चलती है तो रंजू का रो कर बुरा हाल हो जाता है और ऐसे में बस वो यही कहती है कि अभी तो मैं जल्दी ही माँ बनी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जब मेरा बेटा बड़ा होगा और वो पापा पापा कहने लगेगा तो मैं क्या बताऊंगी उसको, अपने बेटे को, कि उसका पापा कहाँ है, उसके पापा को कैसे मिलाऊंगी। वो बेचारा अभागा दुनिया में आया था और अपने पापा को पहचान भी नहीं सका, पापा पापा कह भी नहीं सका कि उसके सर पर से उसका जो साया है बाप का वो उजड़ गया। अब जो महिला रंजू थी वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा वो परेशान रहती है। लेकिन वो क्या करे, किसी तरह खुद को वो हिम्मत देती और आगे बढ़ने की कोशिश करती, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि जो उसकी जिंदगी थी अब अकेले की नहीं, उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा था जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी थी। अब रंजू के ऊपर 2 जिम्मेदारियां थी, उसे माँ का प्यार भी देना था, बाप का भी प्यार देना था और एक अच्छी परवरिश भी देनी थी। अब रंजू धीरे धीरे वक्त बीतता है, रंजू अपने आप को हिम्मत करके फिर से ऊपर उठती है और अपनी ड्यूटी करती है ईमानदारी से और अपने बेटे की परवरिश करती है। देखते देखते वक्त बीतता है, धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। फिर से रंजू एक बार खुश रहने लगती है। रंजू का जो बेटा था वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। रंजू का बेटा अब 5 साल का हो जाता है। सब कुछ वो भूल कर आगे बढ़ रही थी, अपने बच्चे में काफी ज्यादा वो खुश थी। तभी फिर कहते हैं ना कि भगवान को क्या मंजूर था, न जाने भगवान की रंजू से क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी कि फिर भगवान उसके साथ एक नया खेल खेलता है।
रंजू का जो बेटा था वो छत पर से खेल रहा था, तभी वो छत पर से गिर जाता है और गिरने के बाद जो पड़ोसी है उसे देखते हैं और आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। रंजू ड्यूटी पर थी। रंजू को फोन जाता है कि तुम्हारा बेटा छत पर से गिर गया है और काफी ज्यादा उसकी गंभीर हालत है। अब जैसे ही रंजू ये बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो मुझे माफ कर दो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे बेटे की बचने की उम्मीद नहीं है। अब रंजू बहुत ज्यादा रोने लगती है और तभी रंजू की सहेली और रंजू की माँ को ये बात पता चलती है तो रंजू के माँ बाप भी अस्पताल में पहुंचते रंजू को सांत्वना देते हैं कि धीरज रखो, भगवान से प्रार्थना करो, इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो रंजू का बेटा था उसकी हालत में सुधार नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे को होश नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा गंभीर हालत है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकता है भगवान से दुआ करो, अब जो कर सकता है वो भगवान ही कर सकता है। अब रंजू भगवान के पास जाती है और फूट फूट कर रोती है कि भगवान तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब तुम क्या चाहते हो, सब कुछ तो मेरा खत्म कर दिया। अब फिर रंजू जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि अगर मेरे बेटे को तुमने मुझसे छीन लिया ना, मेरे पति को मुझसे छीना, तब भी मैं तुम्हारी श्रद्धा में भक्ति में लीन थी, लेकिन अगर इस बार तुमने मेरा बेटा भी छीन लिया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी और कभी तुम्हारे दर पे नहीं आऊंगी। ये कहकर वो अपना सर पटक पटक के रोने लगती है। रंजू के माथे से खून बहने लगता है। तभी वहां पर पुजारी आता है और रंजू को देखता है तो उसको उठाता है, पानी पिलाता है और उसके माथे पर पट्टी लगाता है। रंजू से कहता है बिटिया धीरज रखो, भगवान के घर आई हो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, धीरज रखो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में फिर उसके बाद वो अस्पताल पहुंचती है तो जो डॉक्टर है वो कहता है हमारा जो बेटा है वो कोमा में चला गया है, अब जब भी उसको होश आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, अब इसमें भगवान ही सब कुछ कर सकता है। अब जो सब कुछ ऐसे ही देखते देखते उसकी जो तबीयत थी वो एक हफ्ते हो जाती, लेकिन उसके बेटे में कोई सुधार नहीं आता है। अब तभी एक जो उसकी रंजू की सहेली थी वो बताती है कि रंजू मुझे लगता है कि पहले तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ, अब तुम्हारे बेटे के साथ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई टोना है, कोई टुटका कर रहा है, कोई तुम्हें खुश नहीं देख सकता, क्योंकि समाज में आप जान रहे हैं अगर महिला कमाने वाली हो और वो पैसे कमा रही हो तो ऐसे में उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। तो रंजू को भी ये बात सही लगती है कि हो सकता है, वरना इतना बुरा किसके साथ होता है, पहले मेरे पति दुनिया से चले गए, अब मेरा जो बेटा है वो भी मौत से लड़ रहा है। रंजू अपनी दोस्त से पूछती है कि बताओ मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे उस तांत्रिक से मिलवा दो। उसकी दोस्त होती है रंजू को एड्रेस देती है उस तांत्रिक का और रंजू उस तांत्रिक के पास जाती है और रो रो कर अपना सारा हाल बताती है। जो तांत्रिक था उसका नाम दरअसल जुबैर था, वो बागपत का ही बहुत नामाजामा तांत्रिक था। अक्सर अपनी महिलाएं और परेशानी लेकर उसके यहाँ जाती थी, बड़ा मजमा और बड़ी भीड़ लगी रहती थी उसके यहाँ। कहते हैं कि आजकल जितना डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी रहती है उतना तांत्रिक और ओझा के यहाँ भी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। अब ऐसे में जो तांत्रिक था वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी समस्या समझ चुका हूँ और तुम बहुत सही वक्त पे आई हो, अगर तुम थोड़ी देर कर देती जो तुम्हारा बेटा है वो मौत के मुंह में चला जाता। अब तुम जाओ, मैं कुछ सामान तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये सामान लेके तुम रात के 10 बजे आना, हम कुछ क्रियाक्रम करेंगे, तुम्हारे बेटे पर मौत का साया मंडरा रहा है। अब रंजू बात सुनती है तो और बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है और फिर अपने घर जाती है। जो बाबा उस पर्ची में सामान लिखा रहता है, मुर्गा लिखा रहता है, मुर्गे की टांग लिखा रहता है, रात के 10 बज चुके थे। तभी जो रंजू है अपने घर से निकलती है और सारा सामान तांत्रिक को दे देती है। अब तांत्रिक उसके बाद से क्रियाक्रम करना शुरू करता है, वो बहुत सारा धुआं करता है और फिर रंजू को कुछ सुंघाता है और रंजू को कुछ खाने के लिए देता है। फिर रंजू जैसे ही उसको खाती है और जो वो सुंघाता है उसे सूंघने के बाद, खाने के बाद वो धीरे धीरे अपना जो होश है वो खोने लगती है। अब रंजू को उसके बाद से नहीं पता कि वो किस हालत में थी और कहाँ थी। उसके बाद जब रंजू सुबह उठती है तो देखती है वो बिल्कुल नग्न है। अब वो देखकर उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अब रंजू जब अपनी ऐसी हालत देखती है तो बिल्कुल परेशान हो जाती है और तांत्रिक से कहती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जो जुबैर तांत्रिक रहता है वो कहता है घबराओ बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, जो साया है तुम्हारे पर दरअसल जिन का साया है, तुम्हारे ऊपर जिन आता है और उसी ने तुम्हारे पति की हत्या की और तुम्हारे बेटे को भी वही मारना चाहता है। वो नहीं चाहता
कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई आए, उसी ने तुम्हारे कपड़े उतारे और तुम्हारे साथ वो शारीरिक संबंध बनाया। अब जो महिला थी रंजू ये बात जब सुनती है तो और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर तांत्रिक से कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ बाबा, मुझे इस जंगल से निकाल लो। फिर तांत्रिक कहता है कोई ना बेटी, वो कितना बड़ा ही जिन क्यों ना हो, उसे वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तुम जाओ, फिर तुम रात के 10 बजे आना, हम दूसरी क्रिया करेंगे और उसके बाद से वो जो शैतान है, वो जो जिन है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। अब जो ऐसे ही रंजू है, जब भी वो तांत्रिक रंजू को बुलाता, वो दौड़े दौड़े उसके पास जाती। अब ऐसे में जो रंजू थी फिर तांत्रिक के पास जाती है और फिर जो तांत्रिक था फिर उसको कुछ खिलाता है, कुछ सूंघाता है और सूंघने के बाद और खाने के बाद फिर जो रंजू थी वो बेहोश हो जाती है। उसे कुछ नहीं पता कि वो किस दुनिया में है, उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब वो सुबह उठती है तो देखती है वो बिल्कुल नग्न है। फिर वो तांत्रिक से पूछती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। फिर तांत्रिक वही जवाब देता है कि तुम्हारे साथ जिन आया था और उसने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। अब फिर जो रंजू थी उठती है और अपने घर जाती है सुबह को और अपनी ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी से अस्पताल जाकर अपने बेटे को देखती है। डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर मेरे बेटे की हालत में कुछ सुधार आया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे बेटे की हालत में अभी कोई भी सुधार नहीं है, तुम्हारा बेटा अभी भी कोमा में है। जब उसको होश आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। फिर रंजू निराश होकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। और फिर ऐसे में जो तांत्रिक था उससे 50,000 पैसे की डिमांड करता है कि 50,000 रुपए लगेंगे, कुछ हमें बड़ी क्रिया करना है, एक हवन करना है, तुम ये सब सामग्री लेकर तुम अब रात के 12 बजे मेरे पास आना। अब वो सारा सामान लेके जो भी था और 50,000 रुपए लेके ले आके तांत्रिक को देती है। तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के नाम का एक बकरा कटवाऊंगा। वो बकरा जो है वो तुम्हारे बेटे की जान की बलि के बदले होगा। मैं इस बकरे को मारकर जिन को सौंप दूंगा। फिर क्रियाक्रम करना शुरू करते हैं। फिर वो धुआं करता है और फिर रंजू को कुछ सुंघाता है और कुछ खाने के लिए देता है और कुछ क्रियाक्रम करना शुरू कर देता है। इधर जो तांत्रिक था वो कुछ क्रियाक्रम कर रहा था और धीरे धीरे मंजू बेहोशी की हालत में जा रही थी। अब फिर से मंजू एक बार बेहोश हो जाती है और फिर उसे पता नहीं कि वो किस दुनिया में है, उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब वो सुबह उठती है तो देखती है वो बिल्कुल नग्न है और ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। वो उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, किसी तरह वो उठती है और अपने काम पर जाती है और फिर अस्पताल जाती है। अस्पताल जाकर डॉक्टर से फिर वही बात पूछती है कि मेरे बेटे में कुछ सुधार आया। तो फिर डॉक्टर कहता है अभी तो कोई सुधार नहीं है, मैडम परेशान ना हो, जैसे ही आपके बेटे को होश आएगा, कुछ सुधार आएगा, हम आपको फोन करके जरूर बताएंगे। ऐसे में फिर वो जो रंजू थी वो तांत्रिक को फोन करती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि हम बकरे की बलि देंगे, 50,000 रुपए भी मैंने आपको दिए, तो मेरे बेटे में कुछ सुधार आएगा। तो तांत्रिक कहता है कि जो जिन है कोई छोटा मोटा जिन नहीं है, तो मैं धैर्य से काम लेना पड़ेगा। तो फिर जो रंजू थी उसकी बातों में आ जाती है और उसे लगता है कि हो सकता है वक्त लगेगा। फिर ऐसे ही करते करते लगभग 3 महीना बीत जाता है। फिर 3 महीने के बाद डॉक्टर उसको फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो होश में आ गया है। अब रंजू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अब और भी विश्वास हो जाता है कि जो उसकी मेहनत थी चलो रंग लाई। अब फिर से वो तांत्रिक को फोन करती है और बताती है कि जो मेरा बेटा है वो होश में आ गया है। तो तांत्रिक फिर को कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बेटे को मैं सही कर दूंगा। अब कहता है तांत्रिक देखो अब तुम्हें और तेजी से मजबूती से काम करना होगा। अब हम लोग जो क्रिया कर रहे थे अब इसको हम लोगों को रोज करना पड़ेगा। तो जो महिला कांस्टेबल थी वो भी इसकी बातों में आ जाती है और फिर उसको वो हर रोज रात के 11 बजे अपने पास बुलाता। अब रोज महिला जो कांस्टेबल थी क्रिया का सामान लेके हर रोज रात के 11 बजे उसके पास पहुंचती। ऐसे में जो था फिर उसके साथ वही होता जो हर रोज उसके साथ, जो हमेशा उसके साथ हो रहा था। और फिर वो तांत्रिक के पास जाती, वो उसको कुछ सूंघाता, कुछ खिलाता। उसके खाने के बाद, सूंघने के बाद जो लेडी कांस्टेबल थी वो होश में नहीं रहती। जब वो होश में आती तो उसे ऐसा लगता कि उसने बड़ी बेरहमी से किसी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है और जो महिला थी बिल्कुल वो नग्न पड़ी रहती, उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं रहता। अब फिर जो महिला थी उसके साथ लगभग ये करते करते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं रंजू भी परेशान हो चुकी थी कि जो उसका जो शरीर है वो दिन पर दिन टूटते जा रहा था और वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी। अब ऐसे में उसका जो बेटा था वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जो सोचती कि आखिर में ये कब, कैसे और कब तक
खत्म होगा। फिर तांत्रिक को वो फोन करती है। तांत्रिक कहता है कि देखो अभी तुम्हारा बेटा, अगर तुम मना कर दोगी इस काम को करने से तो फिर जो तुम्हारा बेटा है एक बार फिर से कोमा में चला जाएगा। इस बार तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन अगली बार जिन उसे हमेशा के लिए तुम्हारे पति की तरह उसे भी मार देगा। और फिर रंजूती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो ऐसा ही एक दिन वो अपने दोस्त से ये सब जो किस्सा है सुनाने लगती है। जब उसका दोस्त ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान और भचक्का रह जाता है। वो रंजू से कहता है, रंजू वो तांत्रिक तुम्हारे साथ हर रोज बलात्कार कर रहा था। 6 महीने तक उसने तुम्हारा बलात्कार किया और तुमको बेवकूफ बनाया। और ये लिखी लड़की हो के भी तुम उसके चंगुल में फंस गई। 6 महीने तक वो तुम्हारा बलात्कार करता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम कितनी मूर्ख हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे चंगुल में फंस जाएगी। फिर रंजू कहती नहीं, उसी की वजह से तो मेरा बेटा ठीक हुआ है। तो वो उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा उस वजह से ठीक नहीं हुआ है। फिर उस रंजू को समझाता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सही है तो तुम उस बाबा के पास जाओ रात में और बाबा से जो तुम्हें खिलाता है तुम उसको खाना नहीं, उसको बहाना कर देना, किसी तरह उसको फेंक देना। फिर तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर जो रंजू थी यही करती है। वो जाती है बाबा के पास। बाबा फिर से उसे कुछ खाने के लिए देता है और कुछ सुंघाता है। तो रंजू थी वो कुछ खाती नहीं है बल्कि खाने का बहाना करती है। फिर क्या था, रंजू बेहोश होने का नाटक करती और धीरे धीरे जैसे रात होती रंजू को बेहोश होने लगती। तांत्रिक को जब लगता कि रंजू पूरी तरह बेहोश हो चुकी है, अब वो होश में नहीं है, तो पहले उसे वो चेक करता, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता। अब फिर जो रंजू थी वो बेहोशी की हालत में बहाना करके ये सब देख रही थी और समझ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जो तांत्रिक था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, बहुत बेरहमी तरीके से उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है बहुत बुरे तरीके से। और जो रंजू थी वो कुछ बोलती नहीं है, सुबह होने का इंतजार करती है और जो भी अब वो समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो तांत्रिक को सबक सिखाना चाह रही थी। उठती है और फिर से वो अपनी ड्यूटी पर जाती है और अपने अधिकारी को सारी बात बताती है और जुबेर के खिलाफ कंप्लेन करवाती है। लेकिन शायद जुबेर को कहीं ना कहीं पहले से ही भनक लग चुकी थी। फिर जो अधिकारी थे वो भी रंजू को डांटते हैं कि आखिर में तुम कैसी महिला हो, इतनी पढ़ लिख के तुम कमाने के बाद भी ऐसे अंधविश्वासों पे तुम विश्वास करती हो। तुम्हारा वो 6 महीने से बलात्कार करता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने इसे झाड़ फूक समझा। तुम कितनी मूर्ख हो। वो तुम्हारी इज्जत लूटता रहा जिनके नाम पे और तुम्हें पता ही नहीं चला। रंजू भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, अधिकारी के सामने रोती है। फिर अधिकारी कहता है कि ठीक है चलो, अब जो हुआ सो हुआ, उसके कर्मों की सजा तो उसे जरूर मिलेगी, ताकि वो फिर किसी भोली भाली लड़की को ऐसे फंसाए ना। और फिर अधिकारी तुरंत अपने सारे सिपाहियों को आदेश देते हैं जुबेर को गिरफ्तार करने का। सारे सिपाही जुबेर के ठिकाने पर पहुंचते हैं और बिल्कुल वहां पर छानबीन शुरू करते हैं। तभी पता चलता है कि जो जुबेर तांत्रिक था वो वहां से फरार हो चुका, भाग चुका है। बहुत खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन जो जुबेर था वो कहीं भी नहीं मिलता है। अब ऐसे में जो पुलिस थी उसको हर जगह चप्पे चप्पे पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जुबेर का आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी सुनने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। बहुत सारे मौलवी मौलानाओं और तांत्रिक के चक्कर में आप फंस जाते हैं और तांत्रिक फिर ऐसे ही हमारी मुसीबतों का फायदा उठाकर हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से, ऐसे तांत्रिक से, ऐसे मौलवी मौलानों से सतर्क रहिए और अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।